सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुनीता शर्मा परिष्कार में आपका स्वागत करती हूं। आज हम बात कर रहे हैं 12th क्लास के आरबीएससी पेपर के मॉडल पेपर फर्स्ट की, और यह है इकोनॉमिक सब्जेक्ट का। और इकोनॉमिक सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपके ग्राफ वगैरह आते हैं तो उनमें भी हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। तो इस पेपर को आप बहुत ध्यान से देखें। इसमें जो मैटर लिखा हुआ है, आंसर का आपका पैटर्न कैसा है, आपको कितने वर्ड्स लिखने हैं, कीवर्ड्स क्या है, की कॉन्सेप्ट क्या है, हम सब इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो देखिए, ये तो उद्देश्य तो अंक बाहर है जो कि आप देख चुके होंगे और कई पेपर्स में आपने देखा होगा अपने और में। अब हम बात करें कि प्रश्न किस पैटर्न के आएंगे आपके, तो देखिए, जो वस्तुनिष्ठ और फिलिंग द ब्लैंक है वो आएंगे आपके 18 प्रश्न, जिसमें आपके 12 तो ऑब्जेक्टिव हैं और 6 क्वेश्चन हैं वो आपके हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। और इसके बाद में आपके अति लघुत्तरात्मक में 12 प्रश्न आएंगे जो 1-1 नंबर के हैं। लघुत्तरात्मक आपके 13 प्रश्न हैं जो 2 मार्क्स के हैं। और दीर्घ जो लॉन्ग आंसर हैं वो हैं आपके 4 क्वेश्चन हैं जो कि 3-3 मार्क्स के हैं। और निबंधात्मक की बात करें तो 3 प्रश्न आएंगे और वो 4 मार्क्स के हैं। और ये भी आप देख चुके होंगे कि ये आप लोगों को किस किस जो टॉपिक है उसमें से कितना कितना इनको वेटेज दिया हुआ है, इनका रेशियो क्या है, परसेंटेज क्या है इनकी। और हर टॉपिक का इसी तरीके से आपका ब्लूप्रिंट है। ओके, अब ये जो आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं उनका भी आपको ध्यान रखना है, इन्हें बहुत सावधानी से पढ़ना है और इनको ध्यान में रखते हुए अपने आंसर्स करने हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसमें पहला प्रश्न है, रोजगार सिद्धांत का संबंध है स्थैतिक अर्थशास्त्र से, व्यष्टि अर्थशास्त्र से, समष्टि से, या इनमें से कोई नहीं। जब हम रोजगार की बात करते हैं, आय की बात करते हैं, आयात निर्यात की बात करते हैं, तो ये सभी चीजें आती हैं हमारी समष्टि अर्थशास्त्र में। तो इसका जवाब है समष्टि अर्थशास्त्र। सेकेंड है एनएनपी, जो आपके मार्केट प्राइस, एमपी होता है और फैक्टर कॉस्ट है और एक मार्केट प्राइस है। तो मार्केट प्राइस किसके बराबर होता है? जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस घिसावट, जीएनपी मार्केट प्राइस प्लस अप्रत्यक्ष कर, एनएनपी मार्केट प्राइस माइनस घिसावट, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आपको इस जो नेशनल इनकम है इसे तो बहुत ही सावधानी से देखना है। तो यहाँ हमारे जो जीएनपी मार्केट प्राइस है इसको फोकस करना है। आपके फर्स्ट जो टर्म है एन, इसका मतलब हमारा क्या होता है? शुद्ध। और हमें शुद्ध कैसे प्राप्त होगा? ये एनपी, एन का मतलब है प्रोडक्ट, ये आपके नेशनल, और पी का मतलब है प्रोडक्ट। तो आपके ये शुद्ध है, उसको आप किससे निकालते हैं? तो इसे हम किससे निकालते हैं? आप इसको ग्रॉस से निकालते हो। सेम, और सभी चीजें सेम रहेंगी, केवल चेंज किस में आ रहा है? जी और एन में। ओके, तो आपका इसका जवाब क्या है? जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस घिसावट। जो भी आपके रख रखाव में खर्चा होता है किसी चीज का, तो उसे माइनस करने पर आपको सकल से क्या प्राप्त होता है? शुद्ध प्राप्त होता है। मुद्रा का कार्य क्या है? तो मुद्रा के देखिए, वैसे तो प्राथमिक कार्य, द्वितीय कार्य, 2 कार्य बताए जाते हैं। तो यहाँ जो कार्य हैं अपन देखें, विनिमय का आधार या विनिमय का माध्यम सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसका। मूल्य का मापक है मुद्रा, और साथ ही मूल्य का संचय भी करती है। और अगर हम बात करें तो ये तीनों ही काम मुद्रा के हैं, तो ये तीनों ही इसके जवाब हैं, उपयुक्त सभी। कौन सा कथन सत्य है? अब इन 4 में अगर हम देखें तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो एमपीसी है और ये है आपके एमपीएस, ये इन दोनों का योग किसके बराबर होता है? तो एमपीसी प्लस एमपीएस किसके बराबर है? ये दोनों का योग आपके 1 के बराबर होता है। तो इसका जवाब हो गया, इन दोनों का योग किसके बराबर है? 1। इसी तरीके से एपीसी और एपीएस, इनका भी योग 1 के बराबर होता है, ये ध्यान रखना है आपको। एमपीसी बराबर 0.5 है तो गुणक निकालो। अगर हम गुणक की बात करें तो देखिए भाई, इसका जो सूत्र है 1 माइनस एमपीसी होता है। अब इस एमपीसी यही है, एमपीसी बराबर 0.5। आपने जब इसका मान रखा तो यहाँ पर क्या आया? 1 में से 0.5 गया तो हमारे यहाँ 0.5 आया, और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो इसका जवाब है आपके 2। तो ये क्या चीज है? ये गुणक है, और मल्टीप्लायर निकाला, और इसका मेन सूत्र ये है। और साथ ही अगर हम दूसरे सूत्र की भी बात करें तो ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई है। तो निवेश में परिवर्तन के कारण आय में जो परिवर्तन है उसी को हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर या गुणक। समष्टि अर्थशास्त्र किसका अध्ययन है? देखिए, हमें अर्थशास्त्र को हमने 2 भाग में बांटा है, व्यष्टि और समष्टि। और जब हम मैक्रो या समष्टि की बात करते हैं तो इसमें हम पूरी अर्थव्यवस्था,
कंप्लीट जब इकोनॉमी की बात करते हैं उसे हम समष्टि में पढ़ते हैं, और अगर हम एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं या इंडिविजुअल के ग्रुप की भी बात कर रहे हैं तो वो हम किस में पढ़ते हैं, व्यष्टि में पढ़ते हैं। तो इसका जवाब हो गया आपका संपूर्ण अर्थव्यवस्था। राजकोषीय नीति में शामिल है, इकोनॉमी को चलाने के लिए मेन बेसिक दो नीतियां हैं, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति। और अगर हम राजकोषीय नीति की बात करें तो जो सरकार के द्वारा बनाई जा रही है, और राजकोषीय नीति में कौन कौन चीजें हैं, सार्वजनिक व्यय इसमें शामिल है, टैक्सेशन भी इसमें शामिल होता है, कर भी, और साथ ही घाटे की वित्त व्यवस्था भी। तो इसका जवाब क्या होगा, उपयुक्त सभी। ये तीनों ही चीजें हमारी राजकोषीय नीति में शामिल है। और वहीं हम मौद्रिक नीति की बात करते हैं तो मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा बनाई जाती है, ठीक है, जिस प्रणाली द्वारा विभिन्न देश अपने व्यापारिक दायित्वों का निपटारा करते हैं उसे हम क्या कह रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं व्यापारिक दायित्वों का कौन निपटारा कर रहा है, देश। तो वो स्वदेशी विनिमय प्रणाली है, घरेलू विनिमय प्रणाली है, या विदेशी विनिमय प्रणाली है। तो इसका जवाब क्या है, या फिर मुद्रा कोष प्रणाली। तो विदेशी विनिमय प्रणाली इसका जवाब है, ठीक है। साथ ही हम अगर बात करें कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है, कौन सी इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज है, तो असीमित आवश्यकता से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं। हमारी आवश्यकताएं क्या है, एक व्यक्ति की बात करो, एक देश की बात करो, सभी की आवश्यकताएं हैं असीमित, और साधन क्या होते हैं हमारे, सीमित। तो अगर हम यहाँ बात करें तो ये दोनों ही ऑप्शन ठीक है। तो इसका जवाब हुआ स। पैमाने के प्रतिफल का संबंध है। अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो दो तरीके के उत्पादन फलन है, एक अल्पकालीन, एक दीर्घकालीन। तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन को हम बोलते हैं पैमाने के प्रतिफल, और इसका संबंध किससे होता है भाई, दीर्घकाल से। ओके, तो टाइम पीरियड हम 4 मान के चलते हैं, मुख्यतः आपके सिलेबस में 2 की बात होती है, अल्पकाल व दीर्घकाल। कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, ये जब हम 2 अलग अलग वस्तुओं की बात कर रहे हैं, एक की कीमत के परिवर्तन से दूसरे की मांग पर, तो ये 2 तरीके की वस्तु होती है, एक तो प्रतिस्थापन वस्तु, एक पूरक वस्तु। तो जब हमने ये देखा कि कॉफी और चाय, अगर हम कह रहे हैं कि कॉफी का मूल्य बढ़ गया, प्राइस बढ़ गई है कॉफी की आपकी, तो इससे कॉफी की मांग पे तो क्या प्रभाव पड़ रहा है, कॉफी की डिमांड तो आपकी कम हो रही है। तो लोग बाग कॉफी की जगह किस चीज का यूज कर रहे हैं, चाय का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपस में कौन सी वस्तुएं हुई, प्रतिस्थापन वस्तु। और जब हम प्रतिस्थापन वस्तुओं की बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग क्या होगी भाई, बढ़ेगी, क्योंकि कॉफी की तो मांग कम हो गई, तो चाय की मांग बढ़ती है। ओके, और ये कौन सी वस्तुएं, प्रतिस्थापन। और वे वस्तुएं जो साथ साथ प्रयोग में ली जाती है एक साथ, उन्हें हम क्या कहते हैं, पूरक वस्तुएं। और जो एक के जगह दूसरे, उसके स्थान पे दूसरी वस्तु का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रतिस्थापन वस्तुएं। एकाधिकारी व एकाधिकारी प्रतियोगिता, यानी इसका मतलब है एकाधिकारात्मक बाजार। ओके, इनमें AR बराबर MR है क्या, बिल्कुल नहीं। ये किस में होता है भाई, पूर्ण प्रतियोगिता में ये बराबर होता है। वहीं AR इज द ग्रेटर देन MR या AR इज द लेस देन MR, तो इसका जवाब क्या है, AR इज द ग्रेटर देन MR। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें भाई, तो यहाँ हमने X ली, यहाँ हमने प्राइस ले रहे हैं, AR कर्व आपका यहाँ नीचे गिरता हुआ है, वहीं MR कर्व आपके इसके सेंटर से यहाँ आ रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ पर एकाधिकार में क्या होगा, तो एकाधिकार में ये थोड़े बेलोच होते हैं, और वहीं पर एकाधिकारात्मक में थोड़े लोचदार कर्व बनते हैं। इन दोनों में डिफरेंस ही है। और दोनों में क्या देखा हमने, AR इज द ग्रेटर देन MR। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे जो फिलिंग द ब्लैंक्स, 6 फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। पहला है, विदेशों से क्रय की गई वस्तुएं तथा सेवाएं कहलाती हैं। जो हम विदेशों से ले रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, आयात, और जो हम भेजते हैं उसे हम क्या कहते हैं, निर्यात। तो यहाँ पर क्या आएगा, आयात। सेकंड क्वेश्चन है, बजट में वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आय अनुमानित व्यय से अधिक है। आपकी इनकम तो ज्यादा और आपका एक्सपेंडिचर कम, तो उसे हम क्या कहते हैं, बचत का बजट कहेंगे, ठीक है, बचत का बजट है। और अगर हमारा ज्यादा है, व्यय ज्यादा है, तो हम क्या कहते हैं, घाटे का बजट, जो बजट कहते हैं। नेक्स्ट है, वस्तुओं की निर्यात और आयात के मूल्य का अंतर कहलाता है। निर्यात और आयात दोनों में जो डिफरेंस है, तो वो चीज हमारी क्या कहलाएगी, व्यापार शेष। वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन करना ही कहलाता है। उपयोगिता का सृजन क्या होता है भाई, उत्पादन। जो प्रोडक्शन है वो क्या चीज है, वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन।
आपके कोई मिट्टी पड़ी हुई है और आपके जो बजरी है जैसे समुद्र के पास है तो वो वेस्ट है, लेकिन उसका आपने क्या किया, मकान बनाने में काम में ले रहे हो, तो वो क्या हो गया, प्रोडक्शन। और इसी तरीके से स्थिति जिसमें उपभोक्ता अपने दिए हुए साधनों से अधिक संतुष्टि ग्रहण करना चाहता है। कोई भी व्यक्ति है, कोई उत्पादक है, उपभोक्ता है, तो उपभोक्ता के पास यदि कोई भी वस्तु है तो वो क्या चाहता है, उससे अधिक उसे उपयोगिता मिले, संतुष्टि मिले। इसी को हम किस में पढ़ते हैं, उपभोक्ता संतुलन में के तहत इसको पढ़ा जाता है। और यह उत्पादन की आगतों और अंतिम उत्पाद के बीच तकनीकी संबंध को बताता है। किन दोनों में बता रहा है, प्रोडक्शन में और आपके इनपुट्स में, दोनों में। तो इसे हम क्या कहते हैं, उत्पादन फलन। ओके, नेक्स्ट जो हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके अति लघुतरात्मक, जिसमें हमारे एक एक नंबर के 12 क्वेश्चन हैं। पहला प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्रों के नाम बता। हमने ये आय में भी पढ़ा था, राष्ट्रीय आय में भी हम 4 क्षेत्रों की बात करते हैं। तो आपके 4 क्षेत्र क्या हैं, पारिवारिक क्षेत्र, आपके फर्म, सरकार और भाई। और भाई का यहाँ मतलब क्या है, आपका शेष विश्व, जिससे भी हम आयात और निर्यात कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये आपके 4 क्षेत्र हैं। सेकंड है, टेलीविजन, ट्रैक्टर, पंप सेट व भोजन, इनमें से कौन सी पूंजीगत वस्तुएं हैं। पूंजीगत वस्तुओं से क्या अभिप्राय होता है, जो हमारे पूंजी का निर्माण कर रही हैं, जो हमारे कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है। तो इसके तहत आपके कौन कौन सी चीजें हैं, आपके ट्रैक्टर, आप इसे एग्रीकल्चर में काम में ले रहे हैं, आपके फसल का उत्पादन हो रहा है, तो ये चीज आपकी एक पूंजीगत वस्तु है। टेलीविजन से ऐसा कुछ नहीं हो रहा, आपके ये एंटरटेनमेंट का साधन है, आपकी नॉलेज बढ़ाने का भी साधन है। साथ ही पंप सेट है, ये भी आपके एग्रीकल्चर वगैरह में काम में आ रहा है, तो ये भी है। भोजन है, आपके ये वो सामग्री है जो आपने यूज में ली और फिर वो खत्म हो गई है। तो इस प्रकार आपके 2 चीजें यहाँ पर, ट्रैक्टर और पंप सेट, ये दोनों आपकी कैपिटल गुड्स हैं। ओके, और भारत में 1 रुपए के नोट का निर्गमन करती हैं। कौन करता है भाई 1 रुपए के नोट का, हमारी भारतीय सरकार। ओके, भारत सरकार के द्वारा 1 रुपए के नोट का निर्गमन किया जाता है। ठीक है, अपूर्ण रोजगार संतुलन किसे कहते हैं। अपूर्ण रोजगार, 2 स्थितियां हैं, एक तो पूर्ण रोजगार, एक अपूर्ण रोजगार। तो हम बात कर रहे हैं अपूर्ण रोजगार की। और जब पूर्ण रोजगार से कम स्तर पर संतुलन स्थापित होता है, आपका फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उससे पहले अगर आपका संतुलन है, तो उसे हम अपूर्ण रोजगार कहते हैं। और ये टर्मिनोलॉजी कहाँ काम में ली गई है, ये किन्स के मॉडल में काम में ली गई है। किन्स के आय व रोजगार सिद्धांत में अपूर्ण रोजगार में संतुलन स्थापित होता है। समग्र मांग के 2 घटक बताइए। समग्र मांग में ये किन्स का ही टॉपिक है। किन्स ने समग्र मांग में एग्रीगेट जो डिमांड की बात की है, तो एग्रीगेट डिमांड में उन्होंने 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, तीनों मॉडल की बात की। तो जब हम 2 घटक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ आपके उपभोग और विनियोग की बात की जाएगी कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, ये 2 घटक हैं समग्र मांग के। तीसरा घटक होगा तो वो सरकार है, और चौथा घटक है तो वो शेष विश्व है। सरकारी बजट का कोई एक उद्देश्य बताइए। तो देखिए, सरकारी बजट, आप अभी रिसेंटली बजट आया है, तो बजट के जो उद्देश्य है, हमारा क्या उद्देश्य रहता है कि इनकम का आवंटन, वितरण, ये डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो, ये सबसे मेन उसका उद्देश्य है। तो हम यहाँ बात करेंगे कि जो भी आपके रिसोर्सेस है उनका उचित आवंटन, यही बजट का मेन उद्देश्य है। अदायगी संतुलन को स्पष्ट कीजिए। अदायगी संतुलन से यहाँ अभिप्राय है आपका भुगतान संतुलन, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, किसी भी एक देश के निवासियों का शेष विश्व के बीच एक निश्चित समयावधि में वस्तुओं और सेवाओं और परिसंपत्तियों के लेन देन का विवरण है, पूरा लेखा जोखा है। ठीक है, तो किसका, एक देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच में। ओके, इसको ध्यान से देखेंगे। मांग की कीमत लोच की किन्हीं 2 श्रेणियों का उल्लेख कीजिए। कितनी श्रेणियां होती हैं कुल, 5 श्रेणियां। कौन कौन सी हैं श्रेणियां, आपके पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, इकाई लोचदार, इकाई से अधिक और इकाई से कम। यहाँ 2 पूछा गया है, तो आप इनमें से कोई से भी 2 लिख सकते हैं। तो पूर्णतः लोचदार मांग और पूर्णतः बेलोचदार। अधिमान या अंधिमान वक्र का रेखा चित्र बनाइए। यहाँ इंडिफरेंस कर्व से है, जिसे हम तटस्थता वक्र भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इनके नाम ध्यान रखने हैं आपको, तटस्थता वक्र के नाम से भी आ जाता है। और इसके रेखा चित्र यदि हम बात करेंगे तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, ये नीचे की ओर गिरता हुआ, और इसके प्रत्येक बिंदु A, B, C, D और E,
जो भी वक्र है ये सारे पॉइंट्सों पर कंज्यूमर या उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व क्या है? वह वक्र है जो क्या बताता है? दो वस्तुओं के ऐसे संयोग, यहाँ पर हमारे फूड है और क्लोथ है, तो दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को बताता है जिस पर एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। ओके, उत्पादन फलन का समीकरण सूत्र लिखिए। प्रोडक्शन फंक्शन, अभी रिसेंटली भी इसका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी था कि प्रोडक्शन फंक्शन आपके इनपुट और जो आउटपुट है, जो भी आप श्रम, भूमि, पूंजी को यूज में ले रहे हैं, उससे जो प्रोडक्शन हो रहा है उन दोनों का तकनीकी संबंध है या फलनात्मक संबंध है। तो ये क्या बता रहा है? Q इज द फंक्शन ऑफ x1 x2, इसके आगे भी कई चीजें हो सकती है। और यहाँ Q तो क्या है? उत्पादन की मात्रा, जो प्रोडक्शन हो रहा है, और x1 व x2 आपके फैक्टर या साधन है, और F किसको बता रहा है? इन दोनों के मध्य फलनात्मक संबंध को। जब कुल उत्पाद बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है, हम किसकी बात कर रहे हैं? आप बात कर रहे हो टीपी की, टोटल प्रोडक्शन बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है, तो सीमांत उत्पाद वक्र की आकृति कैसी होगी? इसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब हम टीपी की बात कर रहे हैं, आपके यहाँ ये टीपी वक्र इस तरीके से बन रहा है। ओके, तो टीपी, और जहाँ टीपी मैक्सिमम होता है वहाँ एमपी 0 होता है। तो जब टीपी बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है, इट मीन्स आपका एमपी भी क्या है? बढ़ रहा है, मैक्सिमम पहुंच जाएगा यहाँ पर, और इसके बाद में बढ़ता हुआ यहाँ 0 आता है। तो एमपी, जब टीपी आपकी बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है, देन एमपी क्या होगा? आपका धनात्मक ढाल का ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होगा। तो जब सीमांत उत्पाद वक्र धनात्मक ढाल के साथ ऊपर की ओर बढ़ता है, ये ध्यान रखना है आपको। और जब यहाँ पर आएगा कि टीपी घटती हुई दर से बढ़ता है, यहाँ बढ़ने की जगह अगर घटता आ गया, तो आपका एमपी क्या होगा? आपके ऋणात्मक ढाल का होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है इनके आपस में रिलेशन का। लागत से आप क्या समझते हैं? आपकी कॉस्ट क्या है? तो उत्पादन करने हेतु साधनों पर किया गया व्यय, जो कुछ भी आप साधनों पे व्यय कर रहे हैं, आप श्रम को यूज में ले रहे हैं, आप पूंजी लगा रहे हैं, आप मशीनरी ले रहे हैं, कच्चा माल ले रहे हैं, आपके जो भी आपके इसके अलावा बिजली पानी के जो आपका बिल आ रहा है, वो सब कुछ, सभी चीजें आपकी किस में आती हैं? लागत में शामिल होती हैं। तो आपका प्रोडक्शन करने के लिए आपने जो साधनों पर आप जो खर्चा कर रहे हो, वो सब क्या है? आपकी लागत है। इसी तरीके से आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो 2013-14 में भारतवर्ष के लिए निम्नलिखित आंकड़े, आपके ये नेशनल इनकम का क्वेश्चन है, ये आपको सारी चीजें दी हुई है, ये आंकड़े दी, मदें हैं, ये वस्तुएं हैं, और आपके ये इनके आंकड़े हैं। कर्मचारियों को जो मेहनत का उनका भुगतान किया जा रहा है, ये इतना है, किराया इतना दिया जा रहा है 10,902, ब्याज आपका इतना है, लाभ इतना है, और मिश्रित आय जो भी है इतनी है। मिश्रित आय जिसमें दुकानदारों को, या जो कोई ठेले चला रहे, इन सब की इनकम, छोटे मोटे हलवाई की दुकान है, वो सारी मिश्रित आय में शामिल होती है। निवल विदेशी कारक आपके ये बाहर से निर्यात आयात का डिफरेंस ये है आपके शुद्ध, जो हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है ये। अब ये जो पूछ रहा है वो है एक तो घरेलू कारक आय, आपकी जो डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहा है ये, और साथ में नेशनल इनकम की बात कर रहा है। नेशनल इनकम हम किसे कहते हैं? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को हम नेशनल इनकम कहते हैं, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। तो इन दोनों चीजों के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम घरेलू कारक आय, तो आपके सारे संसाधन, आपने कर्मचारियों को कितना दिया, किराया कितना, ब्याज, लाभ, मिश्रित आय, इन सब को जोड़ दोगे तो आपके डोमेस्टिक इनकम प्राप्त होगी। ओके, तो आपने इन सभी साधनों को जोड़ दिया इनकी आय को, तो ये आपके टोटल आई डोमेस्टिक इनकम। अब अगर हम कह रहे हैं कि हमें राष्ट्रीय आय निकालनी है, तो आपको घरेलू में आपने विदेशों से अर्जित आय को भी जोड़ दिया है, तब आपके क्या आ गई है? आपकी राष्ट्रीय आय निकल के आ गई है। तो घरेलू आय में आपने जो निवल विदेशी साधन आय था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -7, इसको आपने यहाँ जोड़ दिया, और ये पहले से हमारा ऋणात्मक है। इस ऋणात्मक क्या शो कर रहा है कि हमारे आयात निर्यात से ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में आपके ये क्या निकल के आई? आपके 121,988 करोड़। ओके, तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ये आपके डोमेस्टिक इनकम थी कंप्लीट, और जब आपने नेशनल इनकम निकाली तो आपने जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दिया है। ओके, वैधानिक पत्र एवं कागजी मुद्रा क्या है? तो देखो भाई, वैधानिक पत्र क्या है? जिन्हें भुगतान के साधन के रूप में सरकार को मान्यता प्राप्त है, कि सरकार से जिन्हें मान्यता प्राप्त है कि ये भुगतान इनके माध्यम से किया जा सकता है।
और कागजी मुद्रा क्या होती है, जो भी हमारे नोट चल रहे हैं 5 का, 10 का, आपके 20 का नोट है, 50, 100, ये सारी कागजी मुद्रा है। तो वह मुद्रा जो उच्च कोटि के कागज पर छापकर बनाई जाती है तथा उसे देश का संरक्षण प्राप्त है और उसे पत्र मुद्रा कहते हैं। इसका निर्गमन सरकार या केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है और यह प्रतीक मुद्रा कहलाती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सारे आपके जो नोट हैं वो कागजी मुद्रा के अंतर्गत आते हैं। सीमांत बचत प्रवृत्ति की परिभाषा लिखिए। सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS, तो आपके इसको हम दो तरीके से बता सकते हैं कि आय में होने वाले परिवर्तन से बचत में होने वाले परिवर्तन को आप सीमांत बचत प्रवृत्ति कह रहे हैं। MPS बराबर डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y। और इसको मैं इस तरीके से भी कह सकती हूं कि बचत में परिवर्तन का और आय में परिवर्तन का जो अनुपात है उसे भी हम MPS कहते हैं। ठीक है, तो दोनों अनुपात के रूप में बोलना है तो आप पहले इसको बोलेंगे फिर इसको बोलेंगे, और परिवर्तन के रूप में बोलना है तो आप बोलेंगे आय में परिवर्तन से बचत में होने वाला परिवर्तन, उसे हम सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। आधिकारिक आरक्षित निधि का लेन देन क्या है, अदायगी संतुलन में इनके महत्व का वर्णन कीजिए। तो देखो भाई, जो आधिकारिक आरक्षित निधि है वो विदेशी जो विनिमय बाजार है आपका, उसमें विदेशी मुद्रा का विक्रय, ठीक है, आप जो बेच रहे हो विदेशी मुद्रा को, और तथा अपने विदेशी विनिमय परिवर्तन करना शामिल होता है। तो ये सारी चीजें जो आपका फॉरेन से एक्सचेंज हो रहा है, आपकी मुद्रा का जो लेन देन हो रहा है, वो सब आपका आ रहा है आधिकारिक आरक्षित निधि के अंतर्गत। और अदायगी संतुलन, हमने पहले भी इसकी बात की थी कि एक देश के जो निवासी है उनका शेष विश्व के मध्य वस्तु, सेवा, परिसंपत्ति सभी लेन देन का विवरण है, वो है आपके भुगतान संतुलन। ठीक है, और जो आरक्षित जो निधि है उस पर आपका भुगतान संतुलन निर्भर करता है। तो ये दोनों में ये संबंध हो गया कि BOP डिपेंड किस पे कर रहा है, आपके आरक्षित निधि पे कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। आर्थिक विश्लेषण में उपभोग प्रवृत्ति के महत्व पर प्रकाश डालिए। उपभोग प्रवृत्ति आपके जो कंजम्पशन की आदत है, तो पूरी इकोनॉमी में अगर हम बात करें, कंजम्पशन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि यही तय कर रहा है आपकी इकोनॉमी को कि आपके व्यापार चक्र कितने हो रहे हैं। आपकी उपभोग प्रवृत्ति से इकोनॉमी, अगर उपभोग प्रवृत्ति बढ़ रही है तो इकोनॉमी में भी एक बार तो बूम आता है, लोगों के ज्यादा से ज्यादा खर्च करने की आदत हो रही है। तो उपभोग प्रवृत्ति पे क्या क्या फर्क पड़ रहा है भाई? पहला है, उपभोग फलन की सहायता से व्यापार चक्रों को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। आपके जो व्यापार चक्र पैदा हो रहे हैं, कभी तेजी आ रही है, कभी मंदी आ रही है, उनको समझने में सहायक है। उच्च उपभोग प्रवृत्ति रोजगार के स्तर को बनाए रखने में सहायक है। जितना ज्यादा लोगों की उपभोग की आदत होगी उतना प्रोडक्शन की जरूरत होगी और उतना ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और उपभोग प्रवृत्ति यदि ऊंची रहती है तो आर्थिक स्थायित्व बना रहता है, लोगों को रोजगार मिलता रहेगा, और रोजगार मिलता रहेगा तो आर्थिक स्थायित्व भी बना रहेगा। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में भेद कीजिए। दो तरीके के हमारे व्यय होते हैं, जैसे हमारी दो तरीके की आय है वैसे ही हमारे दो तरीके के व्यय है, एक तो राजस्व व्यय और एक पूंजीगत व्यय। तो देखो भाई, जो राजस्व व्यय है वो चीज क्या है? तो परिसंपत्तियों को छोड़कर, इसके अलावा हम किसकी बात कर रहे हैं? सरकारी व्यय राजस्व व्यय कहलाता है। सारा जो सरकारी व्यय, जो गवर्नमेंट आपके जो लोग बाग रोजगार कर रहे हैं, जिनके गवर्नमेंट जॉब है, उनको जो सैलरी दी जा रही है, सारे वेतन के जो भुगतान है वो, संपत्ति की जो देखभाल में खर्च हो रहा है वो, जनता को निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जा रही है, ये सब आपके आते हैं राजस्व व्यय में, ये सारी चीजें। और इसके विपरीत जो भी आपका कैपिटल फॉर्मेशन किया जा रहा है इकोनॉमी में, जिसके तहत आपके क्या क्या आ रहा है? भवन निर्माण आ रहा है, सड़क का निर्माण, पुल निर्माण, ये सारी जो परिसंपत्तियों का निर्माण किया जा रहा है वो सब आपके आता है पूंजीगत व्यय में। ठीक है, तो दो तरीके के व्यय हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। अर्थशास्त्र के प्रकार बताइए। तो देखिए, इकोनॉमी को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो हमने शुरू में भी एक क्वेश्चन था। अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है, एक तो माइक्रो और एक मैक्रो। व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। और व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या बात करता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम व्यक्तिगत इकाइयों की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत इकाई और साथ ही व्यक्तियों के समूह की भी हम कहीं बात करें तो इसके अंतर्गत ही आता है। और इसमें व्यक्तिगत कीमत, व्यक्तिगत मजदूरी, ये सब चीजें इसमें शामिल है। वहीं पर हम समष्टि की बात करें तो समष्टि में पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड चीज आती है। समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर अध्ययन किया जाता है। इसमें हम कुल उत्पाद, कुल रोजगार, समग्र कीमत, सामान्य जो कीमत स्तर है,
उन सब का अध्ययन किया जाता है। इसमें पूरी अर्थव्यवस्था को समझने में का प्रयास किया जाता है। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था आती है आपके समष्टि अर्थशास्त्र में, एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। बजट रेखा क्या है, ये आपके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन है। बजट लाइन, और बजट लाइन क्या होती है भाई, आपके इस पे डायग्राम नहीं होगा लेकिन डायग्राम आपको बता दें, बना हुआ है। चलिए, हम दो साधन है हमारे पास, दो वस्तुएं हैं, जैसे यहाँ पर एक बिस्किट लिया है या दूसरे टाइप का बिस्किट लिया है। तो बजट लाइन आपको क्या बताती है, किन्हीं दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को दिखा रही है। दोनों वस्तुओं के संयोग हैं इस पे, जो कि उपभोक्ता की आय व दोनों वस्तुओं की कीमत दी होने पर उपभोक्ता जो खरीद सकता है, जो उसकी क्षमता में जो वो खरीद सकता है, उसे हम क्या कह रहे हैं, बजट लाइन। और बजट लाइन की आपकी ये इक्वेशन है कि ये तो पूरा आपकी आय है, जो आपके पास पैसा है, पहली वस्तु की कीमत गुणा उसकी मात्रा प्लस दूसरी वस्तु की कीमत गुणा उसकी मात्रा। अगर आप इस बिंदु पर हैं, इसका मतलब आपने इतना तो ये एक्स वस्तु ली और इतनी वाई वस्तु ली, पैसा उतना का उतना ही खर्च हुआ है। हर बिंदु पर यदि आपके पास 100 रुपए हैं तो प्रत्येक बिंदु 100 रुपए को दर्शा रहा है, ये आपकी क्षमता को बता रहा है। और इससे ऊपर भी आप नहीं जा सकते, इसके नीचे है, इसका मतलब आपने पूरे पैसे खर्च नहीं किए हैं। तो ये बजट लाइन है, और बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, -px/py, ये इसका ढाल है, कीमत रेखा का ढाल। व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई 3 उपयोगिताओं को बताइए। माइक्रो की हम बात कर रहे हैं। 3 उपयोगिता में जो हमारी पहली उपयोगिता है, यह है व्यक्तिगत इकाइयों से संबंधित निर्णय लेने में सहायता प्रदान कर। इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअल के आपके डिसीजन इसमें शामिल हैं। यह वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमत निर्धारण करने में सहायता प्रदान करता है। वस्तुओं की भी करता है, साधनों की भी करता है। अगर एक मजदूर को कितनी मजदूरी देनी है, ये भी हम व्यष्टि में ही पढ़ते हैं। और व्यष्टि अर्थशास्त्र बाजार में पूर्वानुमान लगाने में, डिमांड फोरकास्टिंग, अगर आपका बिजनेस है तो आने वाले समय में आपकी वस्तु की कितनी मांग होगी, इसके बारे में भी आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम पढ़ते हैं। एक आगत का कुल उत्पाद क्या होता है, देखो भाई ये इनपुट है। कुल उत्पाद, टोटल प्रोडक्शन क्या है, केवल एक, जब आपका एक जो साधन है वो परिवर्तनशील है। इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम अल्पकाल की बात कर रहे हैं। और अल्पकाल क्या होता है, वह समय अवधि जिसमें आपके केवल एक साधन परिवर्तनशील है और सभी साधन स्थिर है। तो जब जैसे जैसे आप साधन को बढ़ाओगे तो उत्पादन आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो एक निश्चित समय में अन्य आगतों को स्थिर रखते हुए, आगत का मतलब यहाँ पर आपने जो भूमि, पूंजी, ये सब चीजें आप सबको स्थिर रख रहे हैं। परिवर्तित आगत की इकाइयों से फर्म को जितना उत्पाद प्राप्त होता है, यानी यहाँ पर आपने श्रम, जैसे आपका परिवर्तनशील है, आप श्रम को बढ़ाते जा रहे हो, पहला मजदूर, दूसरा, तीसरा, और इससे आपके जो उत्पाद प्राप्त हो रहा है, जो आपको प्रोडक्शन प्राप्त हो रहा है, उसी को हम परिवर्तित आगत का कुल उत्पाद, हम इसको टोटल प्रोडक्शन यानी टीपी कह रहे हैं। और किसका टीपी, परिवर्तित जो इनपुट है, कि श्रम के कारण जो आपके कुल उत्पाद में परिवर्तन हुआ है उसे ही हम क्या कह रहे हैं, परिवर्तित आगत का कुल उत्पाद। और समीकरण इसका क्या हुआ, Q इज द फंक्शन ऑफ x1, और यहाँ इसके बाद में x बार लगाया हुआ है। इसका मतलब ये क्या है, आपके स्थिर, हमने और सबको स्थिर रखा है, केवल श्रम x1 परिवर्तनशील है, ठीक है। हम बात करें अल्पकालीन पूर्ति वक्र से क्या आशय है। अल्पकालीन पूर्ति वक्र, हम ये पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत हम इसकी बात करते हैं। अल्पकालीन पूर्ति वक्र देखिए भाई, मैं इसको भी डायग्राम से समझाती हूँ आपको। अल्पकालीन पूर्ति वक्र पूर्ण उपयोगिता में यदि हम बात कर रहे हैं, यहाँ तो वस्तु ली है हमने, यहाँ आपके कॉस्ट और रेवेन्यू है, ओके, कॉस्ट और रेवेन्यू है। हमारा ये कर्व है AR MR, औसत आगम बराबर सीमांत आगम। यहाँ पर अगर हो सकता है ABC आपके इसके यहाँ हो सकता है नीचे हो, तो मतलब हम यहाँ लेके चलते हैं कि P बराबर ABC, जिसे कि हम शट डाउन पॉइंट भी कहते हैं, ओके। और आपके ये MC कर्व इसको कट करते हुए ऊपर जा रहा है, MC शॉर्ट टर्म में, अल्पकाल में। तो यहाँ अल्पकालीन पूर्ति वक्र इस बिंदु से बाद का MC वाला पार्ट है, दिस वन, ये आपका सप्लाई कर्व है, ठीक है। अब इस डेफिनेशन को देखें आप। एक फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र न्यूनतम औसत परिवर्तित लागत, यानी ये ABC, ठीक है, ये इसका न्यूनतम वाला भाग है। तो ऊपर अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र का बढ़ता हुआ भाग होता है। तो ये वाला क्या है, ये पूर्ति वक्र। और पूर्ति हमें क्या बताता है, निश्चित समय पर आपके जो दी हुई कीमत पर एक उत्पादक कितनी वस्तु पूर्ति करने को तैयार है, या कितनी आप
बेचने को तैयार है, तो इसके पहले तो वाला हिस्से में तो कोई पूर्ति करेगा ही नहीं। मतलब इस पी से यदि वस्तु की कीमत कम है तो वो कोई चीज सप्लाई नहीं कर रहा उत्पादक, और इस पी पर इतनी पूर्ति कर रहा है, और जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाएगी तो उसकी पूर्ति की मात्रा बढ़ती जाएगी। ओके, तो क्या चीज है पूर्ति वक्र? एवीसी के न्यूनतम बिंदु के ऊपर काटने के बाद में एमसी वाला पार्ट, ये यहां से लेके यहां तक अल्पकालीन पूर्ति वक्र है। ठीक है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा से क्या आशय है, इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात कर रहे हैं, तो देखो भाई परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या है? जो हम जहां भी हम सब्जी मंडी देख रहे हैं, अनाज मंडी देख रहे हैं, फल मंडी देख रहे हैं, जहां बहुत से क्रेता हैं और बहुत से विक्रेता हैं। ओके, पहली इसकी चीज, बहुत से क्रेता, बहुत से विक्रेता, और विक्रेता कैसी? एकदम समरूप वस्तु को बेच रहे हैं, होमोजीनियस। अगर कोई फल बेच रहा है, कोई से अभी सेब बेच रहे हैं, तो हो सकता है 20 दुकानदार हैं वो सब सेब बेच रहे हैं। तो बहुत से क्रेता हैं, बहुत से विक्रेता हैं, विक्रेता समरूप वस्तु को बेच रहे हैं, और कोई भी फर्म कभी भी आ सकती है, कभी भी जा सकती है। ये मेन इसकी आपकी विशेषताएं हैं। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की वह स्थिति जिसमें बहुत से क्रेता विक्रेता हैं। ओके, क्रेता विक्रेता दोनों ही कीमत स्वीकारक है, दोनों ने कीमत स्वीकारी है। निर्धारक कौन होता है यहाँ पर? उद्योग। और इसके अंतर्गत इसकी विशेषताएं भी यही हैं, एक रूप वस्तुओं को बेचनी है सारी फर्में। जैसे मैंने कहा सेब बेचनी है तो सब लोग सेब बेच रहे हैं, और बाजार में सभी विक्रेता कीमत स्वीकारक है। ये इसकी मुख्य विशेषता है। ठीक है, तो जैसे ही परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट दिमाग में आए तो आपके फल मंडी, अनाज मंडी, सब्जी मंडी, ये दिमाग में आना चाहिए। नीचे दी गई सारणी से कुल संप्राति, यानी आपको यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन निकालना है, मांग वक्र व मांग की कीमत लोच, इनकी गणना करनी है, आपको मांग निकालनी है। तो देखिए भाई, ये तो है एमआर, ये है आपके टीआर, ये है आपके एआर। तो जो एआर होता है वो आपके किसके बराबर है? प्राइस के बराबर है, कीमत। ठीक है, और वहां हमें मांग की लोच निकालनी है। ये दो चीजें दे रखी है, मात्रा दे रखी है, सीमांत प्राप्ति यानी एमआर दे रखा है। एमआर से जब हम टीआर निकालते हैं तो एमआर और टीआर में क्या रिलेशन है? देखो भाई, जो अगर हम टीआर की बात करें तो टीआर इक्वल्स टू डेल्टा, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि आपके जो भी परिवर्तन की सिग्मा एमआर बात करते हैं कि ये तो सिग्मा एमआर है, और जब मैंने एमआर निकालना चाहती हूँ तो एमआर इक्वल्स टू डेल्टा टीआर अपॉन डेल्टा जो भी आपका एक मजदूर बढ़ रहा है या जितनी भी मात्रा आप बढ़ाना चाह रहे हैं या श्रम बढ़ा रहे हैं उससे, या एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से जो कुल आगम में परिवर्तन है। आप एक एक्स्ट्रा यूनिट बेच रहे हैं तो कुल आगम में जो परिवर्तन है वो आपके क्या है? सीमांत आगम। तो जब एमआर दे रखा है और आपको टीआर निकालना है तो मैंने क्या सूत्र लिखा? सिग्मा एमआर। शुरुआत में एमआर 10 तो टीआर भी 10, फिर ये 6 तो अब ये दोनों जुड़ गए तो आपके 16 आ गया टीआर। इसी प्रकार फिर ये एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, 18 हो गया। सिग्मा एमआर, हर जोड़ते चलोगे एमआर, तो इस तरीके से तो आपका निकल जाएगा आपका टीआर। मांग वक्र एआर कैसे निकलता है? एआर का सूत्र होता है आपका एआर बराबर टीआर अपॉन क्यू। अब टीआर आपने निकाल ही लिया 10, 10 में 1 का भाग दोगे 10 आया, 16 में 2 का भाग दिया 8 आया, 18 में 3 का भाग दिया 6 आया। ओके, तो इस तरीके से आपके आ गया एआर। अब हम मांग की लोच निकालें। मांग की लोच का सूत्र है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, पी अपॉन क्यू। डेल्टा क्यू बता रहा है आपके इसमें परिवर्तन कि आपके डेल्टा क्यू मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ, ये है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये तो है डेल्टा क्यू। डेल्टा पी का मतलब है कीमत में जो परिवर्तन है, और पी प्रारंभिक कीमत और क्यू प्रारंभिक मात्रा। स्टार्टिंग में तो जहां परिवर्तन की बात नहीं है तो हमने नहीं निकाली मांग की लोच। मैं एक निकाल के बता रही हूं, जैसे पहले स्टार्टिंग में मांग की लोच हमें निकालनी है। यहां पर डेल्टा क्यू 1 से 2 पे आए तो 1, डेल्टा क्यू हो गया 1। डेल्टा पी की अगर हम बात करें, कीमत में परिवर्तन है, 10 से 8 पे आए तो कीमत में परिवर्तन हुआ 2। प्रारंभिक कीमत की बात करेंगे तो ये है 10, और प्रारंभिक आपने बात की मांगी गई मात्रा की वो है 1। ओके, तो इस तरीके से 2 एकम 2, 2 5 10, 2 पंजे 10, तो ये 5 आ गई आपकी मांग की कीमत लोच। इसी प्रकार आप सबकी मांग की लोच निकालेंगे इस सूत्र का प्रयोग करते हुए कि आपके मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन, प्रारंभिक कीमत, प्रारंभिक मांगी गई मात्रा। इस प्रकार आप सारी टेबल को सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो खंड सी है इसमें आपको 60 to 80 वर्ड्स में लिखना है। हमारा पहला प्रश्न है, विदेशी विनिमय बाजार के मुख्य कार्यों का उल्लेख कीजिए।
विदेशी विनिमय बाजार के क्या क्या कार्य हैं। तो देखो भाई, पहला कार्य है क्रय शक्ति अंतरण करना, कि आपको ट्रांसफर करना क्रय शक्ति का। विदेशी विनिमय बाजार का मुख्य कार्य विभिन्न देशों के मध्य क्रय शक्ति का अंतरण करना है, कि आपने कहीं से भी यदि आप कोई एक्सचेंज कर रहे हो, डॉलर और रुपीस का एक्सचेंज कर रहे हो, तो क्रय शक्ति का अंतरण कर रहे हो, मतलब आप ट्रांसफर कर रहे हो कोई भी किसी की भी खरीदने की क्षमताओं का। साख की व्यवस्था करना, विदेशी विनिमय बाजार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए साख की व्यवस्था, साख का यह मतलब है आपको उधार देना, आपको पैसे मिलना, तो आपको लोन मिलना, तो साख की व्यवस्था करने का भी कार्य कर रहा है। और तीसरा है जोखिम का पूर्वापाय करना, मतलब पहले से अनुमान लगा लेना जोखिम का। विदेशी विनिमय बाजार जोखिम से बचाने के लिए चालू व वायदा क्रय विक्रय, तो वायदा जो क्रय विक्रय होता है और चालू क्रय विक्रय, इनकी सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये 3 इसके विदेशी विनिमय बाजार के मुख्य कार्य हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, ये भी आपके मल्टीप्लायर से है, कि करों में 100 करोड़ रुपए की कटौती, आपके टैक्स में इतनी कटौती हो गई, कम हो गए हैं, तो संतुलन आय में कितनी वृद्धि होगी, जबकि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.5 है। 0.5 क्या दे रखा है आपको, MPC। हमारे जो कर गुणक है उसका जो सूत्र है वो है हमारा -C/1 - C। कई बार हम इसको उपभोग प्रवृत्ति को B से भी दिखाते हैं, तो ये B आ जाता है और ये 1 - B, ये हमारा गुणक है, कर गुणक। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ वैल्यू रख रहे हैं, B हमारे 0.5 दे ही रखा है, तो 0.5 माइनस का साइन है, 1.5 है, तो अब यहाँ आपके पॉइंट क्या आएगा, -0.5 अपॉन, यहाँ पर भी सेम चीज आई, ओके, कट गया, और यहाँ -1, तो कर गुणक कितना आया आपके, -1। अब इस -1 कर गुणक से हमें आय में परिवर्तन निकालना है, तो इसको निकालने के लिए जो करों में परिवर्तन की आय में कटौती हुई थी, करों में कटौती आपके कितने की हो रही है, 100 करोड़ की, तो यहाँ आपके -100 करोड़, और गुणक कितना आया, आपका गुणक आ रहा है -1, तो 100 को अपन ने जब -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारी संतुलन आय आएगी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर माइनस माइनस प्लस हो गया है, और 100 करोड़, तो आय कितनी आई है हमारी, 100 करोड़। अल्पकालीन सीमांत लागत, औसत परिवर्तित लागत तथा अल्पकालीन औसत लागत वक्र कैसे होते हैं? इन कर्वों को बनाने में हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है इन ग्राफ्स में, और इन ग्राफ को आप ध्यान से देखेंगे कि इन तीनों में क्या रिलेशन है। देखो, हम यदि इस डायग्राम में देखें, यहाँ हमेशा हम जब भी लागत का या मार्केट परफेक्ट कंपटीशन का ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ हमारी हमेशा क्वांटिटी होती है, और वाई एक्सिस पे कोस्ट, अभी हम कोस्ट बता रहे हैं, तो कोस्ट मार्केट में कोस्ट और रेवेन्यू। ओके, यहाँ सबसे पहले अगर हम बात करें तो AFC जो कर्व होता है हमेशा आयताकार हाइपरबोला होता है। AFC कैसे प्राप्त हुआ हमें, TFC/Q। कुल लागत जो प्रारंभ में हो सकता है आपके 10 लाख रुपए लगे हैं उत्पादन करने में या बिजनेस चालू करने में, तो 10 लाख में हमने 1000 इकाई शुरू में उत्पादन की, तो 1000, फिर 2000, फिर 3000, फिर 4000, ऐसे आप डिवाइड करते चले जा रहे हैं, लगातार कम हो रही है, लेकिन कभी भी शून्य नहीं होगी। तो AFC बना आपके आयताकार हाइपरबोला कर्व। ओके, यहाँ मैं एक बार और बना देती हूँ, आपको ये ध्यान रखना है कर्व कैसे बनेंगे। यहाँ Q है, यहाँ कोस्ट है, AFC आपके आयताकार हाइपरबोला, ये AFC है, क्लियर है। इसके बाद में हम बात करें AVC भी हमेशा U आकृति का होगा। हो सकता है आपके डेटा पे डिपेंड करता है, इससे पीछे से चालू, इसके आगे से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैंने यहाँ से चालू किया तो ये भी हो सकता है, ये है आपके AVC, औसत परिवर्तनशील लागत। जब इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपके क्या आएगा, आपके आएगा इन दोनों के योग से SAC, ये इसको SATC भी लिखा हुआ है, औसत कुल लागत बोलो या SAC बोलो, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है, अल्पकालीन औसत लागत है। इन दोनों को मैं जोड़ रही हूँ, ये भी घट रहा है, ये भी घट रहा है, इसलिए शुरुआत में तो ये भी तेजी से घटेगा, गैप ज्यादा रहेगा। जब AVC का सपोज यहाँ मिनिमम पॉइंट आ गया है आपके, तो इसका मिनिमम पॉइंट इसके आगे आएगा और इनमें गैप धीरे धीरे कम हो जाता है। शुरू में इन दोनों में गैप ज्यादा है, धीरे धीरे ये आपका अंतर कम हो गया है। ओके, इनको यहाँ मिला दें, इसका मिनिमम पॉइंट मैंने यहाँ लिया है, तो इसका मिनिमम पॉइंट हो सकता है यहाँ हो आपके, ठीक है। और MC वक्र इन दोनों को काटते हुए ऊपर जाएगा और ये MC वक्र है, ठीक है। तो इनमें आपको वक्र बनाते वक्त ध्यान रखना है कि शुरू में AVC और इनमें यहाँ तो गैप कम और यहाँ गैप ज्यादा है, इसका न्यूनतम बिंदु और इसका न्यूनतम बिंदु दोनों को MC कट करते हुए ऊपर जाएगा। तो ये इनका
हम इस तरीके से इन कर्व की व्याख्या कर सकते हैं और बहुत सावधानी से करनी है, इसमें बहुत गलती होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में किसी एक फर्म के मांग वक्र की प्रवणता ऋणात्मक क्यों होती है, व्याख्या कीजिए। क्या कह रहे हैं हम, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा, इसका मतलब मोनोपोलिस्टिक मार्केट। इसमें हम कह रहे हैं मांग वक्र, इसका मतलब आपके है AR कर्व। AR कर्व का जो प्रवणता मतलब ढाल, वो ऋणात्मक क्यों है। अगर हम परफेक्ट कंपटीशन में बात करें तो वो तो एक्स के पैरेलल है, ठीक है, वहां तो शून्य है ढाल, और यहाँ आपके क्या है, ऋणात्मक ढाल लिए हुए वक्र बन रहा है। ऐसा क्यों है, तो देखो भाई, अगर हम इस मार्केट की बात करें तो इसके अंदर विभेदात्मक उत्पाद बेचते हैं। जो भी हम हमारे आसपास ये देख रहे हैं, आप साबुन देख रहे हो, परफ्यूम देख रहे हो, जो बहुत सारे विक्रेता एक वस्तु को बेच रहे हैं, लेकिन वस्तु कैसी है, विभेदात्मक। साबुन लिरिल है, आपके सिंथॉल है, लक्स है, तो ये साबुन बहुत जो अपने ब्रांड के नाम से चल रहे हैं, कलर अलग है, उनका पैकेट अलग है, प्राइस अलग है, तो वो है एकाधिकारात्मक बाजार, जिसमें विभेदात्मक उत्पाद को बेच रहे हैं और अपने उत्पाद की कीमत का निर्धारण स्वयं करते हैं। खुद अपने उत्पाद की कीमत तय कर रहा है उत्पादक। तो ऐसी स्थिति के अंदर कर्व कैसा बनेगा, ऋणात्मक ढाल का। और ये क्या शो करता है कि आपके जब कीमत P है तो ऐसी स्थिति में या फिर इतनी बेच रहा है वो, और कीमत यदि कम हो रही है तो ज्यादा बेची जा रही है, ठीक है। तो ये प्राइस पे डिपेंड, क्योंकि कीमत खुद तय कर रहा है वो। फर्म का मांग वक्र ऋणात्मक ढाल ये होता है कि जब कीमत P1 से बढ़कर P हो गई, कि कीमत बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में उसकी मात्रा कम हो जाएगी, यानी मात्रा प्रभावित होगी। तो आपको इस में ध्यान रखना है कि आपका ये AR कर्व ऐसा बनेगा, या मांग वक्र MR कर्व इसके नीचे बनेगा और थोड़ा लोचदार बनता है एकाधिकार की तुलना में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, नेगेटिव स्लोप लिए हुए कर्व बनता है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के उपकरणों को सविस्तार लिखिए, कि जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें क्या क्या चीज है जो हमारे साख पर नियंत्रण रख रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। देखो भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो RBI के द्वारा या भारतीय रिजर्व बैंक है या और किसी भी देश में, कि मार्केट में पैसा कितना रहा जाए। अगर हम ये कह रहे हैं मुद्रास्फीति हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो हमारा क्या है, RBI क्या ड्यूटी बनती है कि मार्केट में पैसा थोड़ा निकाला जाए, जिससे कि मुद्रास्फीति पे कंट्रोल हो। वहीं मंदी की स्थिति आ रही है तो मार्केट में थोड़ा पैसा डाला जाए। तो इन चीजों के माध्यम से हम क्या करते हैं, साख पर नियंत्रण। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या किया जाता है इसके RBI के द्वारा। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक की सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है, वो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि कितना मनी सप्लाई हो मार्केट में, ठीक है। साथ ही साख सृजन, कितना आपके क्रेडिट का फॉर्मेशन की जाए, कितना लोन वगैरह दे रही है जो कॉमर्शियल बैंक है, नियंत्रण के रूप में है। अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो मौद्रिक नीति का संचालन करने के लिए RBI एक स्वतंत्र प्राधिकरण है, इसका ड्यूटी है ये, और यह मौद्रिक नीति के संचालन के लिए निम्नलिखित उपकरणों का प्रयोग करती है। तो देखो इसके क्या क्या इसके हथियार है। वैसे हम दो में डिवाइड करते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। हम यहाँ पर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। पहला है खुले बाजार की कार्यवाही, सेकंड है बैंक दर नीति, थर्ड आपके आरक्षित अनुपात जिसमें CRR और SLR हैं, और लास्ट है आपके इसके द्वारा स्थिरीकरण, ठीक है। तो हम पहले से ही बात करते हैं खुले बाजार की कार्यवाही। खुले बाजार की कार्यवाही के अंदर RBI है, वो बॉन्ड है, प्रतिभूतियां हैं, कई मार्केट में बेचता है और खरीदता है, उसे हम खुले बाजार की कार्यवाही कहते हैं। ये मात्रात्मक तरीका है। बाजार में प्रतिभूति, ऋण पत्र, बिल, इनका क्रय विक्रय किया जाता है। तो भाई देखिए, अगर हम ये कह रहे हैं मार्केट में यदि मुद्रास्फीति की स्थिति है, महंगाई की स्थिति है, तो क्या किया जाएगा, इन ऋण पत्रों को बेचा जाएगा। जो भी आपके प्रतिभूतियां हैं बेच दी। एक कागज का टुकड़ा है, अब एक कागज के टुकड़े पे 10,000 लिखा हुआ है, आपने बेचा, लोगों ने जैसे खरीदा। खरीदता कौन है, कमर्शियल बैंक भी खरीदते हैं, फर्म्स भी खरीदती हैं, प्राइवेट कंपनियां भी खरीदती हैं। तो वो जब वो एक कागज का टुकड़ा तो उस व्यक्ति के पास आ जाएगा, और 10,000 किसके पास चल जाएंगे, RBI के पास चल जाएंगे। तो जब भी इन्फ्लेशन का टाइम है तो ये आपके क्या किया जाता है, बेचते हैं प्रतिभूतियों को, और पैसा कम हो जाएगा या मुद्रा की पूर्ति मार्केट में कम होगी। वहीं पर मंदी की स्थिति है, तो मंदी की स्थिति में इन्हें खरीदा जाता है। किसी के पास एक कागज का टुकड़ा है, गवर्नमेंट या RBI उससे ले रहा है और उसे 10,000 दे रहा है, ठीक है। तो खुले बाजार की
इसी तरीके से क्रिया होती है और इसमें प्रतिभूतियों को बेचने से बाजार में मुद्रा की मात्रा कम और प्रतिभूतियों को खरीदने मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। और आप ये अच्छे से समझ गए होंगे इस एग्जाम्पल की सहायता से। नेक्स्ट, बैंक दर नीति। अब ये बैंक दर क्या है, अलग से 2 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, बैंक दर का 1 का भी आ सकता है। वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों पर ऋण प्रदान करता है। आरबीआई किसको, कॉमर्शियल बैंक्स को आपके क्या कर रहा है, ऋण प्रदान कर रहा है जिस दर पर, उसे ही हमने क्या कहा, बैंक दर। ठीक है। और देश में मुद्रा प्रसार की स्थिति में वही चीज कि मुद्रा प्रसार की स्थिति है तो बैंक दर में वृद्धि की जाएगी। बैंक दर जब बढ़ा दी जाएगी तो ऐसी स्थिति के अंदर आजकल बैंक दर की जगह रेपो रेट को ज्यादा प्रयोग में लिया जाता है, ये भी यही चीज है। उसके अंतर्गत भी व्यापारी बैंकों को उधार दिया जा रहा है जिस दर पे, और उस व्यापारिक बैंक फिर ग्राहकों को अपने क्या करते हैं, जो जिस भी इंटरेस्ट पे आपके लोन देते हैं, लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जब वो आपके बैंक दर या रेपो रेट कम की जाएगी तो व्यापारिक बैंकों का भी धर्म है कि वो भी इसे कम करें और कम दर पे लोन प्रोवाइड करें। और मंदी की स्थिति में तो इसे कम रखा जाता है, और मुद्रास्फीति या महंगाई की स्थिति में जब बहुत तेजी से कीमतें बढ़ रही है तब इसे बढ़ाया जाता है, जिससे कि आपके लोन कम मार्केट में दिए जाएं। तो ये भी एक हथियार है, और बैंक दर की जगह अब रेपो रेट का ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है। तीसरा हमारे सीआरआर और एसएलआर, ठीक है, नगद आरक्षित अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात, इन दोनों का भी अलग से क्वेश्चन आ जाता है। सीआरआर का क्या कहते हैं हम, सीआरआर वह दर है जो कि आरबीआई के पास रखी जाती है सभी कॉमर्शियल बैंक के द्वारा, और जो कि अभी फिलहाल 4% है सीआरआर। तो ये भी एक माध्यम है सीआरआर को कम ज्यादा करना। और एसएलआर क्या है आपके, एसएलआर के तहत सभी कॉमर्शियल बैंक को इतना % अपने पास रखना ही होता है। ओके, तो यहाँ पर रिजर्व बैंक के द्वारा नगद आरक्षित अनुपात तथा वैधानिक तरलता अनुपात में परिवर्तन करके मुद्रा की पूर्ति को घटाया व बढ़ाया जाता है। अब अगर सपोज आप एसएलआर आपके 18.5 से अगर 20 कर दी जा रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉमर्शियल बैंक 20% हमेशा अपने पास रखेंगे और बचा हुआ उधार देंगे। ठीक है। और कम करके सपोज 18% हो रही है, इसका मतलब उनकी आपके क्रेडिट फॉर्मेशन की आपकी ज्यादा मात्रा हो रही है, वो ज्यादा उधार दे पाएंगे। तो यदि इन दोनों को बढ़ाया जाता है तो बढ़ाया कब जाएगा, जब मुद्रास्फीति की स्थिति पड़ रही है, मार्केट में बहुत आपकी कीमतें बढ़ रही है, तेजी से कीमतें बढ़ रही है, तब इसे बढ़ाया जाएगा जिससे कि कीमतों को आप उधार कम दिया जाए मार्केट में। और मंदी की स्थिति है उसके अंदर इन्हें क्या किया जाएगा, इन्हें आपके कम कर दिया जाएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा मार्केट में पैसा डाला जा सके। ओके, तो यहाँ ये देखना है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा स्थिरीकरण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो विदेशी मुद्रा के अंतर प्रवाह के कारण कि बाहर से हमारे कई रूप में हमारा पैसा आता है। लोग बाग शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट भी है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी है, बाहर की जितनी भी कंपनियां हैं हमारे यहाँ शेयर में भी पैसा लगाती हैं, तो कई बार बहुत तेजी से पैसे की मात्रा बढ़ जाती है। और कई बार अगर सपोज आपके जो फेडरल रिजर्व बैंक की उसकी दरें कम हो गई और वहां पर आपके लोग बाग इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा अपना, इसे हम हॉट मनी कहते हैं, जो जहां अच्छा ब्याज मिल रहा है वहीं चले जाता है वो पैसा। तो ऐसी स्थिति के अंदर विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, और इससे बचने के लिए जो आरबीआई है अनेक उपाय करता है। तब बाहरी आघातों को, ये कई तरीके के हमारी रिस्क रहती है, उनको नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है कि किस तरीके से मार्केट में पैसे पे कंट्रोल रखा जाए और ज़्यादा बाहर से विदेश से ज़्यादा पैसा भी ना आ जाए और हमारा पैसा भी बाहर ज़्यादा ना चल जाए। इस पे आरबीआई इस पे कंट्रोल करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या पढ़ी, मौद्रिक नीति के उपकरण जिससे कि अर्थव्यवस्था में नियंत्रण या स्थिरीकरण रखा जा रहा है और विकास सतत दर से हो, सतत गति से हो, इसका प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट है अधिमान, वही उदासीनता वक्र की सहायता से उपभोक्ता का इष्टतम चयन को स्पष्ट कीजिए। हम इंडिफरेंस कर्व की सहायता से, इंडिफरेंस, तटस्थता वक्र, अधिमान वक्र, उदासीनता वक्र, उपभोक्ता का इष्टतम चयन की एक कंज्यूमर जिसको हमें मालूम है उसके पास सपोज जो भी 100 रुपए हैं, वो 100 रुपए कैसे खर्च करे 2 वस्तुओं पे कि जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, इसकी हम बात कर रहे हैं और उसकी क्या शर्तें हैं। तो देखिए थोड़ा बहुत इसके अंदर, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें आपको थोड़ा सा इंडिफरेंस कर्व क्या है ये डेफिनेशन लिखनी है, फिर शर्तें बतानी है। तो सबसे पहले तो इंडिफरेंस कर्व क्या है इसको बताना है। तो क्या होता है भाई, तटस्थ वक्र वह वक्र है जो क्या बताता है,
दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग जिस पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ समान ध्यान रखना है। बच्चे कई बार क्या कर देते हैं, अधिकतम, अधिकतम नहीं लिखना है, समान संतुष्टि प्राप्त होती है, उसे हम उदासीनता वक्र कह रहे हैं। अब इसका उपभोक्ता किस प्रकार इष्टतम चयन करेगा, तो उपभोक्ता के अधिमान वक्र तथा बजट या कीमत रेखा दोनों की सहायता से, उदासीनता वक्र व कीमत रेखा की सहायता से हम उपभोक्ता के इष्टतम चयन को स्पष्ट करेंगे। इसकी कुछ शर्तें हैं। ठीक है, तो इसको हम, इसकी जो शर्तें हैं एक एग्जाम्पल की सहायता से हम देख रहे हैं। यहाँ पर इसकी शर्तें भी हैं और मैं शर्तों से पहले एक बार डायग्राम बताना चाहूँगी, फिर हम बात करेंगे शर्तों की। ये देखिए, ये इसका डायग्राम है। डायग्राम में भी हमें सावधानी रखनी है, या तो इसे मैं भी बना देती हूँ यहाँ पर, एक बार आप देखेंगे सभी। यहाँ देखो किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो दो अक्ष, यहाँ हमें एक्स वस्तु लिखनी है। अगर आप कोई एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं, आपने कहा कि मैं डेयरी मिल्क लिखना चाहता हूँ, आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप चिप्स लिख सकते हैं, कुरकुरे लिख सकते हैं, 5 स्टार टॉफी लिख सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है। यहाँ वाई वस्तु लिखेंगे। तो पहली चीज तो ये दो वस्तुओं के संयोग को बता रही है। फिर एक आप बजट लाइन बनाएंगे, कोई भी एक कीमत रेखा बनाई है आपने, बजट लाइन। इसका नाम दिया MN, कोई भी नाम दे सकते हैं। अब इसके बाद में हम इंडिफरेंस कर्व, आप 2, 3, 4 चाहें जितने बना सकते हैं। सपोज ये पहला इंडिफरेंस कर्व है, IC1 लिखा, देन IC2 है, और फिर हमने लिखा IC3। ठीक है, 3 उदासीनता वक्र है। अगर हम इनकी बात करें, ये जैसे A बिंदु ले लिया मैंने, ये B ले लिया, ये E बता रही हूँ, ये C है, ये D है। कर्व में इस तरीके से बना है। यहाँ X और Y एक्स पे हमने क्या लिया है, ये जरूर बताना है। अब यहाँ पर उपभोक्ता का साम्य संतुलन कहाँ है, E बिंदु पर। ये E बिंदु साम्य बिंदु है। साम्य बिंदु क्यों है, क्योंकि यहाँ जो दो शर्तें हैं, इंपॉर्टेंट शर्तें, वो पूरी हो रही हैं। अब ये दो शर्तें क्या हैं? पहली शर्त है कि साम्य बिंदु पर आपकी जो बजट लाइन है, कीमत रेखा और उदासीनता वक्र एक दूसरे को स्पर्श करें और दोनों के ढाल समान हो। इसका ढाल, अगर मैं ये इंडिफरेंस कर्व ये ऐसे ले रही हूँ, तो इसके किसी भी बिंदु पे जब मुझे ढाल निकालना होता है तो मैं क्या करती हूँ, उस पे एक स्पर्श रेखा खींचूंगी। जो स्पर्श रेखा का ढाल है वही उस उदासीनता वक्र का ढाल है। तो ये कीमत रेखा इसकी स्पर्श रेखा ही है। इस E बिंदु पर दोनों का ढाल बराबर है, जबकि यहाँ नहीं है। A, B, C, D इनमें नहीं है। A, B, C, D आपकी खरीदने की क्षमता में तो आ रहे हैं ये बिंदु, कि आप खरीद तो सकते हो क्योंकि ये बजट लाइन पे है। लेकिन आपके बजट लाइन पे तो, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा संतुष्टि E पे, उससे कम B पे, उससे कम A पे। जितना ऊंचा उदासीनता वक्र उतना ज्यादा संतुष्टि का स्तर होता है। तो E पे अधिकतम संतुष्टि का स्तर है। तो पहली शर्त हो गई कि इनके ढाल समान है, कीमत रेखा या बजट लाइन और उदासीनता वक्र। दूसरी शर्त है कि इस जो साम्य बिंदु है उस पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन भी है। तो E साम्य बिंदु है, इससे उपभोक्ता X तो इतनी खरीदेगा और Y इतनी खरीदेगा और अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर अब पीछे हम शर्तों को देख लें एक बार। ठीक है, अब यहाँ देखिए, आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। सीमित बजट है, आपकी आय दी हुई है, X व Y वस्तुओं की कितनी इकाइयों का उपभोग करेगा, उसकी कुल संतुष्टि का स्तर अधिकतम। उदासीनता वक्र पे तो हमने कहा था समान, लेकिन जहां वो संतुष्ट है वहां उसको उपयोगिता मिल रही है अधिकतम। दो शर्तें, पहली शर्त क्या है, संतुलन वहां होगा जहां उदासीनता वक्र व बजट रेखा तो स्पर्श करेंगी तथा दोनों का ढाल बराबर। उदासीनता वक्र का ढाल कौन दिखाता है, MRS, प्रतिस्थापन की सीमांत दर MRS, और कीमत रेखा का ढाल -PX/PY। कीमत रेखा क्या है, बजट लाइन। तो दोनों का ढाल बराबर है, वो साम्य बिंदु। तो ये जरूर लिखना ही है, ये बताना ही है आपको। साथ ही दूसरी शर्त क्या है, संतुलन बिंदु पर क्या होगा, उदासीनता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर। ये कीवर्ड है, ये जहां भी मैं गोले कर रही हूँ वो कीवर्ड है, वो आपके आंसर में आने ही चाहिए। ठीक है, तो कीवर्ड पे बहुत फोकस करना है। जहां जहां मैंने जिस वर्ड पे फोकस किया है वो आपके उस आंसर का कीवर्ड है, तो वो आपके आंसर में दिखना चाहिए वो शब्द। ठीक है, तो उन्नतोदर हो आपके, उन्नतोदर क्या बताया मैंने, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, जो ये आकृति है ये वाली, तो ये है जो साम्य बिंदु पे ये आकृति होनी चाहिए। ये दो शर्तें हैं, डायग्राम बनाएंगे, उदासीनता वक्र को बताएंगे।
ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये किया एक्सप्लेन, और ये इसका पूरा डायग्राम का एक्सप्लेनेशन है, वो ये बताया हुआ है पूरे डायग्राम का। आप चाहें तो वो उसको देख के आप आराम से कर सकते हैं कि किस प्रकार से हमें डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। लास्ट में ये लाइन जरूर आनी चाहिए कि उपभोक्ता X वस्तु की तो M और Y वस्तु की L मात्रा का उपभोग करके अधिकतम संतुष्टि, ये यहाँ वर्ड आना चाहिए, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा। ओके, नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है आपका वो बता रहा है पूर्ण प्रतिस्पर्धा, वही पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में लाभ अधिकतमकरण की स्थिति रेखा चित्रों की सहायता से समझाइए। आपके देखो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की यदि हम बात करें तो आपके यहाँ पर अल्पकाल, मैं पहले एक बार इसको थोड़ा सा समझा देती हूँ फिर इस पे आएंगे हम। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अल्पकाल वाला जो स्थिति होती है उसमें 3 स्थितियां हैं अल्पकाल में। असामान्य लाभ, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, दूसरा सामान्य लाभ, और तीसरा है हमारी न्यूनतम हानि। न्यूनतम हानि, ठीक है, इन 3 की बात का जो हम करते हैं, न्यूनतम हानि पर ही आपका शटडाउन पॉइंट को भी हम बताते हैं कि उत्पादन बंद करो बिंदु क्या है, सामान्य लाभ की स्थिति, और असामान्य लाभ जिसे हम यहाँ पर बताया गया है लाभ अधिकतमकरण, इसकी स्थिति। तो तीनों स्थितियां होती है अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। वहीं दीर्घकाल की यदि हम बात करें तो दीर्घकाल में केवल एक स्थिति है, वो है आपकी सामान्य लाभ, ठीक है। तो यहाँ ये अधिकतम लाभ की या असामान्य लाभ की बात कर रहा है, तो उसके हम डायग्राम की बात करेंगे। तो किस प्रकार इसका जवाब देंगे, देखिए। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा में एक फर्म का मुख्य उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है। कोई भी मार्केट हो, फर्म का उद्देश्य लाभ अधिकतम करना ही है। और एक फर्म उस स्तर पर उत्पादन करती है, कोई भी फर्म है, कब करेगी उत्पादन, जहां उसका लाभ अधिकतम हो सके। एक फर्म Q0 सकारात्मक निर्गत स्तर पर तब तक, निर्गत का मतलब वही प्रोडक्शन आप कितना कर रहे हो, तब अधिकतम लाभ प्राप्त करेगी जब वह निम्न 3 शर्तें पूरी कर रही है। मुख्यतः इसकी जो शर्तें हैं वो क्या हैं, देखिए। बाजार कीमत, यहाँ ये AR है, P से भी दिखाते हैं हम, बाजार कीमत AR औसत आगम है, सीमांत लागत के बराबर हो, ठीक है। वैसे मुख्यतः जो हम शर्त, पहले हमारी सामने की जो शर्त होती है वो MR बराबर MC है, ठीक है, MR बराबर MC। यहाँ हम बात करें क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में AR बराबर MR है, तो MR या AR बराबर MC, ये पहली शर्त हो गई, AR बराबर MR बराबर MC। दूसरी जो शर्त है निर्गत स्तर, जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो, जो आप उत्पादन कर रहे हो, सीमांत लागत हासमा नहीं हो। आपके जो मार्जिनल कॉस्ट है वो आपकी गिरती हुई नहीं होनी चाहिए, आपकी बढ़ती हुई होनी चाहिए। मार्जिनल कॉस्ट कम नहीं होगी, हासमान नहीं है, क्या है, आपकी बढ़ रही है। फिर क्योंकि आप यदि सपोज यहाँ ही कहीं आपने उत्पादन रोक लिया, इसका मतलब आपने अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं किया है, अभी तो आपकी लागतें कम हो रही है, और तो उस स्थिति में प्रोडक्शन नहीं करना है। और निर्गत स्तर पर बाजार कीमत P को औसत परिवर्तनशील लागत की तुलना में अधिक अथवा समान होना चाहिए। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में एक फर्म के लाभ अधिकतम, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में एक फर्म का लाभ अधिकतम को दिए गए रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। हम डायग्राम देखेंगे, मैं एक बार अलग से भी बनाऊंगी। यहाँ आपके ये AR MR ये कहाँ से आया, ये उद्योग से फर्म ने स्वीकारा है, इसलिए ये X अक्ष के समानांतर सीधी रेखा है, ठीक है। यहाँ हमारा ये AC है, ओके। AVC यहाँ भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ठीक है। हमारे AVC इसके नीचे यहाँ होगा AVC, जो कि आप बता रहे हैं कि औसत परिवर्तनशील लागतों को। आपके यहाँ ये सारा डायग्राम आपने देखा, सबसे पहले आपने AR MR बनाया, देन AC कर्व बनता है, AC के न्यूनतम पर MC कट करते हुए ऊपर जाता है, ये इसी तरीके से कर्व बनते हैं। और अगर मेरे को AVC बनाना है तो मैं इसके नीचे इस प्रकार से एक AVC का कर्व बना सकती हूँ, ओके। ये AVC है, AVC। अब आपके यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं साम्य किस बिंदु पर होगा। साम्य के लिए MR बराबर MC देखना है आपको, किस जगह। MR कौन सा है आपका, ये रहा MR। MC कौन सा है, ये रहा MC। जहां एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो हो गया साम्य बिंदु। साम्य बिंदु से सीधे नीचे लाइन खींची, ये हो गई उत्पादन की मात्रा तय हो गई। आप डायग्राम के बगल में ये चीज लिख सकते हैं। डायग्राम बनाया, बगल में लिखा आपने साम्य बिंदु, साम्य बिंदु लिखा आपने A, जहां दोनों शर्त पूरी हो रही है। फिर लिखा उत्पादन की मात्रा,
उत्पादन की मात्रा। डायग्राम बना के बगल में एक ब्लॉक बना लो और उसमें सारे पॉइंट लिख दो। रेखा चित्र की बहुत डिटेल में व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। उत्पादन की मात्रा लिख दिया आपने OQ। ओके, उत्पादन एक, जो भी पूर्ण प्रतिस्पर्धा में एक फर्म का जो मालिक है इतना उत्पादन कर रहा है इस कीमत पर। अब प्रति इकाई कीमत AR कितना है आपका, AR को दिखाया, AR है आपका OP या इसको हम लिख सकते हैं QA, एक ही बात है। TR कितना है भाई, कुल आगम कितना है, ये कंप्लीट हो गया। इतनी कीमत पे इतना बेच रहा है तो ये आपके हो गया। TR बराबर आ गया आपके OQAP, ठीक है, ये TR। TC कितना है, ये नीचे वाला, जहां पर ये सीधी लाइन किसको, AC को टच कर रही है, वो आपके TC को दिखा रहा है। यहां से आपने सीधी लाइन खींची तो आपके AC औसत आगम तो औसत लागत कितना है, QB, ठीक है, और या फिर बोल सकती हूं मैं OE, एक ही बात है, या OE। कुल लागत कितनी है भाई, कुल लागत बोलेंगे तो ये कंप्लीट OQBE, ये कुल लागत आ गई। प्रति इकाई लाभ क्या है, प्रति इकाई लाभ, एक फर्म को एक इकाई बेचने में कितना लाभ हो रहा है, या तो PE या AB, PE या AB। और कुल लाभ कितना है भाई, कुल लाभ है ये PEBAB, ये कंप्लीट। तो ये आपका अल्पकाल की स्थिति है जिसमें फर्म को इतना लाभ प्राप्त हो रहा है। तो डायग्राम बना के, आपके पास टाइम नहीं है तो ये सारे इस तरीके से पॉइंट लिख लें और इसको आप ऐसे भी एक्सप्लेन करते हैं। पूरा कंप्लीट लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी वही है एक्सप्लेनेशन जो कि मैंने साइड में लिखा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू, आपको एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं।